अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में बिहाइंड द न्यूज़ प्रोग्राम के तीसरे व्लॉग के साथ। आज पाकिस्तान में सारा दिन ज़मीनी इलेक्शन के सिलसिले में बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही थी हर जगह पे, कराची से लेकर खैबर तक, और इंतखाबात के जो नताइज क्या निकलने थे और उसका क्या किसको फ़ायदा पड़ना था उस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन पहले ये था कि ये इंतखाबात हुए किस तरह। उसकी वजह यह है कि जैसे ही पंजाब गवर्नमेंट में तब्दीली आई, वहाँ पे परवेज़ इलाही को दोबारा चीफ मिनिस्टर बना अदालती अहकामात के बाद, तो ये फैसला किया गया, पीटीआई ने उसी वक्त फवाद चौधरी दूसरों ने कहा कि बस अब मरकज़ में चढ़ाई करेंगे, वहाँ अदम एतमाद लाएँगे और वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज करेंगे। तो इसी का तोड़ करने के लिए फिर फेडरल गवर्नमेंट ने, पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उसने पीटीआई के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर दिए। इस तरह उनकी सियासी पोजीशन को कमज़ोर किया, ताकि अगर वो कल एमक्यूएम और बीएनपी को भी आपने साथ मिला लें, बीएपी को, तो भी उनके पास पोजीशन ना हो कि वो गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुंचा सके। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि जब ज़मीनी इलेक्शन का ऐलान हुआ तो पीटीआई वालों के एक बार फिर साबित किया कि उनकी सियासी सूझबूझ क्या है। उनकी कोई सियासी सूझबूझ नहीं है। 4 साल में हमने देखा किस तरह उन्होंने मुल्क के साथ हशर नशर किया। तो इस बार भी उन्होंने यही फैसला किया कि सारे हलकों से इमरान खान खड़े होंगे बगैर कुछ सोचे समझे। उसके नतीजे क्या निकले, उसको पीडीएम को तो कोई खतरा नहीं था। अगर 9 सीटों पे भी इमरान खान जीत जाए तो भी गवर्नमेंट के पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीटें फिर खाली करनी पड़ेंगी, क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी मियांवाली से कौमी असम्बली के रुकन है। लेकिन ये बात शायद पीटीआई वालों को समझ नहीं आई और उन्होंने कहा बस मैं कल्लाई खान, कल्लाई काफिया, मैं ही खड़ा होऊंगा। तो वो खड़ा हो गए 9 नशस्तों पे। फिर एक जो है लियारी वाली नशस्त के एमएनए ने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की कि भाई मैंने तो रिज़ाइन ही नहीं दिया, तो उस इलेक्शन को भी छोड़ दिया गया। फिर बचे 8 हलके। फिर उसमें कुरम एजेंसी में जहाँ फाटा में थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो उस हलके को भी छोड़ के बाकी 7 हलकों में इलेक्शन हुई। और एक हलका वो है जो मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन शाह ने खाली किया था, एने 157, उस पर महर बानू को उन्होंने खड़ा किया हुआ था। इस तरह कौमी असम्बली के 8 हलकों पे इलेक्शन हुई है। अब किसने क्या खोया है, क्या पाया है, उसका तजिया करते हैं कि इससे किसको फ़ायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया है या इस सारे सिनेरियो में जिसको फ़ायदा पड़ा है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने कौमी असम्बली की 2 नशस्तें जीत ली हैं। एक नशस्त तो कन्फर्म हो गई है मुल्तान की, जो 20,000 वोटों के लीड से युसरोजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी साहब जीत गए हैं। उनको मुबारक हो, युसरोजा गिलानी को भी मुबारक हो, पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत और कारकुनों को भी मुबारक हो। दूसरी नशस्त जो है मलीर की है। मलीर के हलका 237 पे, जहाँ से भी पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच साहब इंतखाबात में खड़े हुए हैं और उसकी पोजीशन इमरान खान के मुकाबले में ज़्यादा है और इमरान खान वहाँ से हार रहे हैं। तो इस तरह पीपल्स पार्टी अपनी 2 नशस्तें जीत गई। जिस तरह मैंने कल के व्लॉग में भी कहा था कि मुल्तान और मलीर में पीटीआई हारेगी, तो वहाँ से भी उन्होंने हारा। अभी मर्दान की नशस्त का फाइनल नहीं हुआ है, वहाँ 1-1 चल रहा है मुकाबला, कभी आगे पीछे, तो उसकी रिज़ल्ट जब आएगी तो पता चलेगा। लेकिन पेशावर का हलका, पेशावर से 4 सदा से भी अभी पूरी रिज़ल्ट नहीं आई, लेकिन तकरीबन लग रहा है कि वहाँ से भी इमरान खान जीत जाएंगे। तो इस तरह 8 हलकों में से 6 हलकों में पीटीआई जीत रही है और 2 हलकों में पीपल्स पार्टी जीती है। पंजाब की 3 सूबाई असम्बलियों के हलकों में एक में पीएमएल नून का जो है पलड़ा भारी है, वो वहाँ से जीत रहे हैं। बाकी 2 हलकों में वहाँ पर जो है पीटीआई का पलड़ा भारी है और वो 2 नशस्तें जीतेंगे। और ये जो 3 नशस्तें हैं, यही नशस्तें काम की हैं जो पंजाब असम्बली में एक फिगर को सपोर्ट करेंगी। अब अगर परवेज़ इलाही को 182 वोट चाहिए, उसके लिए 2 वोट इनको और सपोर्ट में आ जाएंगे और इधर पीएमएल नून और पीडीएम वालों को 1 नशस्त मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ी नंबर गेम का थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ये इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। लेकिन मरकज़ में पीटीआई को कुछ भी नहीं हुआ। इसको इस तरह ही कहा जाएगा कि ये कोयले की दलाली में हाथ और मुंह काले करने वाली बात थी, क्योंकि पीटीआई जीत के भी हार गई है, क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। ये 8 की 8 जो 6 नशस्तें उन्होंने जीती हैं, ये 6 की 6 नशस्तें हैं, इनको खाली करनी पड़ेंगी।
इन पे फिर दोबारा इंतखाब होगा, कौम का मुल्क का पैसा दोबारा जो है तबाह होगा, और ये सिलसिला, ये एक्सरसाइज चलती रहेगी जब तक ये अगले इलेक्शन हो। लेकिन इन इंतखाबात से एक बात वाज़ेह हो गई है कि पीटीआई को वाज़ेह डैमेज हुआ है। पीटीआई की वो पोजीशन नहीं रही है सब हलकों में जो इन्होंने वोट उठाए थे। जिस तरह पेशावर के हलके पे था तो 87,000 वोट के साथ पेशावर से ये जीते थे, और चारसदा के हलके से भी इन्होंने 85,000 वोट उठाए थे 2018 के इलेक्शन में, जब अच्छे लोगों की सपोर्ट इनको हासिल थी। अब उनकी सपोर्ट नहीं है तो इन्होंने जो वोट उठाए हैं वो अंदाज़ा लगा लें कितने हैं। अगर यहाँ पे कल अगर जनरल इलेक्शन होगी तो फिर पीटीआई की पोजीशन क्या होगी, ये पीटीआई के लिए भी लम्हा फ़िक्र है कि पीटीआई की पोजीशन वो नहीं है जो जलसों में और इधर उधर बताई जाती है। बड़ा बस पीटीआई के जो है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पीटीआई के सामने अच्छी कैंपेन चलाई जाती तो ये ज़रूर इसमें और फ़र्क आता। और उम्मीदवार ज़ाहिर है हर जगह इमरान खान नहीं होगा, इमरान हर उम्मीदवार अलग होगा। जिस तरह मुल्तान में हुआ तो शाह अगर इमरान खान का हवा चल रहा होता तो मुल्तान में भी यकीनन जीतते, लेकिन मुल्तान से नहीं जीत पाए। उसकी वजह ये है कि वहाँ इमरान खान कैंडिडेट नहीं थे, वहाँ कोई उसका और कैंडिडेट था, महर बानो कुरैशी थी, वो हार गई। 20,000 वोटों के फ़र्क से पीटीआई हारी है, ये इनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा डैमेज हुआ है और मुस्लिम लीग नून को हुआ है, उनके आपस की अंदर की जो चपकलशें हैं, रंजिशें और धड़ेबंदियाँ हैं, उनके नताइज नज़र आ रहे हैं कि किसी ने भी इनकी इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाई थी, और इनको किसी ने, कोई बड़े लीडर ने कहीं किसी हलके में कोई नहीं गया। मरियम नवाज़ भी नहीं गई, वो तो बाहर चली गई। तो इस तरह ये बेयार और मददगार पीएमएल नून के कैंडिडेट इलेक्शन लड़े, लेकिन उनको भी वो पजीराई नहीं मिली है। तो इनको भी अपनी सिफ़ों में देखना होगा कि क्या हो रहा है। अभी आगे इलेक्शन में क्या होना है, जो इलेक्शन होंगे हो सकता है मार्च में हो या हो सकता है आम इंतखाबात उससे बाद हों। लेकिन तीसरा जो बड़ा नुकसान नज़र आया है किसका हुआ है, उसकी भी मैंने कल ही बात की थी कि उनकी हालत बहुत पतली है। वो हमारे भाई एमक्यूएम वाले हैं। एमक्यूएम कराची में बिल्कुल ही उसको पीटीआई ने धो दिया है, वहाँ पे उनकी बहुत ही हालत ख़राब है। और इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है, ये पीटीआई की क़यादत वहाँ कैसे जीती, इमरान खान कैसे जीता, उस हलके से जो एमक्यूएम का गढ़ है, एमक्यूएम के किले हैं ये, जहाँ से पीटीआई जीती है। तो एमक्यूएम को अपनी सारी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, सारी सूरत-हाल को चेंज करनी पड़ेगी। कल इनका इजलास होगा, उसमें देखा जाएगा कि क्या करते हैं, गवर्नमेंट के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन स्ट्रेटजी फिर भी वही है कि फेडरल गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पीटीआई ने कितनी नशस्तें जीती या नहीं जीती, उससे कोई उन पे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो उन्होंने एक नंबर गेम की थी कि असेंबली से तकरीबन 10-11 वोट इनके कम कर दिए जाएं, और पीडीएम गवर्नमेंट ने वो वोट कम कर दिए। अब अगर एमक्यूएम भी इनके साथ मिल जाए पीटीआई से, और बाप पार्टी भी इनसे मिल जाए दोबारा, तो उसके बावजूद भी ये 182 वोट्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनके अपने 8 वोट गायब हैं। और इसके अलावा इसलिए न एमक्यूएम गवर्नमेंट को छोड़ेगी, न बाप वाले गवर्नमेंट को छोड़ेंगे। ये इनकी मजबूरी होगी, कहाँ जाए, तो इनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये एक अच्छी हिकमत अमली थी फेडरल गवर्नमेंट की, और मुझे लगता है अभी 2-4 और नशस्तें ये खाली करेंगे कुछ दिनों में। जिस तरह चल रहा है अभी, एक नशस्त जो लियारी वाली है, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यही कहा कि हमने उसको वापस नहीं भेजा, लेकिन हमने स्पीकर को वापस केस भेजा है कि इसका दोबारा जायज़ा ले कि ये केस कैसे है। तो बाकी हलकों में जो इलेक्शन हुई है, आपने देखा कि वहाँ भी ये चीज़ हुई है। एक दूसरी चीज़ जो इंटरनेशनल सिनेरियो में हुई है, कल बीबीसी पे भी उसको नशर किया गया, पाकिस्तान की टेलीविज़न पे शायद किसी पे न्यूज़ में चला हो, लेकिन मैंने इस खबर को नहीं देखा कि सऊदी अरब ने यूक्रेन को $5 अरब इमदाद दी है। $5 अरब इमदाद दी है। अब क्यों दिए कि भाई वहाँ बड़े जुल्म हो गए, ये हो गए, लेकिन पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं है। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने $3 अरब दिए हैं, जो इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा ने लेके दिए थे। वो $3 अरब पड़े हुए हैं जो इस साल वापस करने थे, लेकिन अब उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, उस पर डिफ़र हो गया है। लेकिन उस पर भी इनको इंटरेस्ट मिलता है, वो फ्री में नहीं है, पाकिस्तान को पैसे दिए इन्होंने, उस पर ये इंटरेस्ट भी ले रहे हैं $3 अरब पे। लेकिन यूक्रेन को इन्होंने $5 अरब ऐसे मुफ्त में बांट दिए हैं इमदाद के तौर पे, क्योंकि वो बड़े गरीब हो गए हैं।
بڑے وہاں مسائل ہیں، وہاں جنگ ہو رہی ہے، تو یہ صورتحال وہاں پہ ہے۔ اور ایک اہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اہم جو اس ملک کی تعیناتی ہونی ہے 29 نومبر کو، اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک 2 روز قبل یعنی پی ایم ہاؤس میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی تھے، ڈیفینس منسٹر تھے اور آرمی چیف بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئے تھے اور کور کمانڈر پشاور کو بھی شاید مدعو کیا گیا تھا۔ وہاں کافی ڈسکشن ہوئی ہے اس معاملے پر، اور تقریباً 4.5 گھنٹے پھر ایک کام اجلاس ہوا اور پھر 1 to 1 میٹنگ ہوئی ہے پی ایم کی اور آرمی چیف کی اس موضوع پر۔ اب کیا فائنل ہوتا ہے، کیا ڈیسیجن ہوتا ہے، اور بہت ہی جلد ہوگا کیونکہ 16 اکتوبر آ گیا ہے، وقت تیزی سے گزر گیا ہے، اور اب 16 اکتوبر سے 15 نومبر کے اندر یہ ساری چیزیں وائنڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کی ساری چیزیں اب نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب ٹربل میں آ گئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کی لال حویلی جو پچھلے 20 سالوں سے وہ نمونے بازی کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، یہ ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی والوں کی ہے، وقف والوں کی، ان کے کیس چل رہا تھا، کافی مرتبہ اس کو نوٹس دیے خالی کرانے کے، لیکن انہوں نے خالی نہیں کیے، اور لیکن آج پھر ان کو نوٹس دیا گیا ہے کہ 7 روز کے اندر حویلی خالی کرے، اور گورنمنٹ نے بھی پولیس کو بھی کہا ہے کہ وہ 7 روز کے بعد اس میں حویلی خالی کرانے میں مدد کریں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ حویلی خالی ہوتی یا نہیں ہے، کیونکہ 20 سال سے یہ تماشا ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ 88 میں بھی مسئلہ ہوا تھا، اس کے بعد بھی ہوا تھا، اور خود اب شیخ رشید رو رہے ہیں۔ پرسوں بھی انہوں نے کہا کہ کسی دوست نے ایک بلاگ میں بھی کہا کہ شاید اس کا ارادہ خودکشی کرنے کا ہو رہا ہے، کیونکہ گیٹ نمبر 4 والوں نے اسے کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ اب اس کے لیے نو لفٹ کا بورڈ لگا دیا ہے۔ اس نے خود کہا کہ مجھے کوئی ابھی اندر آنے نہیں دے رہا، میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، مجھے کوئی سنتا نہیں، میرا کوئی فون نہیں اٹھاتا۔ تو شیخ رشید کی سیاست کے اوپر فل اسٹاپ لگ چکا ہے، اب اس کی سیاست دی اینڈ ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ وہ کتنے دنوں کے بعد پھر وہ دوبارہ کسی دوسری گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی گاڑی اب اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس بوجھ کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی خبریں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک ٹائم کی قلت ہوتی ہے تاکہ ولاگ بڑا نہ ہو جائے، آپ لوگ بھی بور نہ ہو جائیں، اس لیے چیزوں کو تھوڑا مختصر کرتے ہیں۔ آج انتخابات اور ان چیزوں کو انجوائے کریں، باقی پروگرام انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ کل بھی بہت سی آج کے جو موضوع رہ گئے ہیں اس میں جو اہم موضوع ہوں گے انشاءاللہ کل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں واٹس ایپ گروپ میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ویورز ہوں اور اس پروگرام کو سب لوگ انجوائے کریں۔ السلام علیکم۔